नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जूनियर सुपर टेट के लिए कंप्लीट जीएस 50 मार्क्स का पोर्शन कंप्लीटली जो तैयार हो रहा है उसका 5वां लेक्चर आप लोगों के सामने। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड मोड में है बिकॉज स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था। लेक्चर नंबर 5 है जो कि सीधे डेडिकेटेड है हमारे जूनियर सुपर टेट की जो परीक्षा है उसके लिए। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट ही होने वाला है। देखिए, परीक्षा शायद टल गई है लेकिन परीक्षा होगी, परीक्षा खत्म नहीं हुई है। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि युद्ध टला है, हाँ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो ये बहुत सही लगा मुझे और यही चीज़ आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। वाकई में युद्ध टला है, बस खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। और जहाँ से 4th लेक्चर में जीएस को ड्रॉप किया था वहीं से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जीएस के इस सेशन में, जीएस के इस जो पीडीएफ को लेकर हम चल रहे हैं क्लास दर क्लास, इससे बाहर जीएस आपको देखने को शायद ना मिले जिस तरीके से हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बता दूं कि एससीईआरटी की एसएसटी और साइंस की क्लास आने वाली, यूपी टेट की साइंस और एसएसटी हम करने जा रहे हैं सो दैट कि आपके जूनियर में एसएसटी और साइंस को फायदा मिले। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के भी 10 लेक्चर और आने जा रहे हैं और डेट बढ़ने के बाद क्या करंट अफेयर के साथ को कैसे करना है इसके ऊपर भी लेक्चर एक लेके आऊँगा। अब चलिए फटाफट सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आई थिंक हम लोगों ने करीब 500 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पिछली 4 क्लासों में और अब उससे आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायुदाब। वायुदाब को इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस मौसम में कम होता है, रिड्यूस होता है? इसका मतलब देख लीजिए, हमारा जो तापमान है ना एटमॉस्फेयर का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मतलब जब वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, सिंपल बात है। इसलिए गर्मियों में आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए झंझावत वगैरह जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर गर्मियों में आती हैं। ठीक, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ ग्रीन इंडेक्स किसको बोलते हैं? ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन से पता लगा रहा होगा ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ है, इसीलिए पेपर में आया था। तो ग्रीन इंडेक्स पहली बात कौन जारी करता है? जारी करता है ये हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसा इंडेक्स बनाया है जिसमें वो देशों को रैंकिंग देता है कि वो देश ऊपर होगा जो देश अपने देश में प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा है, किफ़ायत के साथ यूज़ कर रहा है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहा है, उसको ऊपर रैंकिंग, और इसी के आधार पर रैंकिंग तैयार होती है। ठीक है, इसी को ग्रीन इंडेक्स कहा जाता है सिंपली। ये इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है और जो मैंने अभी बोला है वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी कि बायोलुमिनेंस क्या होता है? बायो मतलब जैविक, लुमिनेंस मतलब चमक। कई सारे ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर से चमक छोड़ते हैं, ऐसे जीवों को बायोलुमिनेंस कहा जाता है। जुगनू, जुगनू लुक लुक करते हैं ना गाँव में, यस। जब किसी जीव के द्वारा स्वतः ही मतलब खुद से ही प्रकाश उत्पन्न होने लगे तो समझ लीजिए उस फिनोमेना को बायोलुमिनेंस कहते हैं, सॉरी, या उस जीव को बायोलुमिनेंस कहते हैं। इसके लिए फोटोफेयर का होना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। परीक्षा में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आया हुआ था विज्ञान का। साइंस तो जितनी मैं करा रहा हूँ उससे बाहर लगभग चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो पॉलिटी का अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है आर्टिकल नंबर 124 से। आर्टिकल नंबर 124 क्या बोलता है? मैंने जैसे बताया था आपको, आर्टिकल नंबर 124 रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से। तो आर्टिकल नंबर 124 भाग 2 के बारे में पूछा गया है जी कि किससे रिलेटेड है? तो जी ये रिलेटेड है इस्तीफे से। किससे? सुप्रीम कोर्ट के जज लोग जो इस्तीफा देते हैं उससे रिलेटेड है। तो बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे, इंक्लूडिंग सीजेआई। नई सीजेआई आने वाले हैं 24 ही अप्रैल को, रमन्ना जी। ठीक है, पता लग गया होगा। अपना इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति का पद उसमें खाली है तो इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। खेल हो गया खत्म। चलिए, वेरी गुड। इसी में अगर यहाँ पे 124.1 होता तो बात करते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, और राष्ट्रपति जो इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पे करते हैं, सलाह पे करते हैं। बहुत सही क्वेश्चन। कैबिनेट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका नेता होता है हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बीसीजी। भैया बीसीजी के ऊपर क्वेश्चन जबरदस्त आए थे पिछले साल और बीसीजी बहुत चर्चा में रहा था बच्चे। बीसीजी एक वैक्सीनेशन, एक टीका है जिसकी फुल फॉर्म है ये बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। ये जो टीका है खास तौर से ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी को ख़त्म होने के लिए लगाया जाता है। और ख़ास तौर से जो पिछड़े देश हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जहाँ पे कि ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ बहुत डोमिनेंट होती है, वहाँ पे टीका ज़्यादा लगाया जाता है। जो विकसित देश हैं वहाँ पे टीका नहीं लगाया जाता, जैसे यूरोपियन कंट्री, डेवलप्ड यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो गया और
इस टीके का रोल यहाँ क्यों आ गया, मैंने पढ़ते हैं लेकिन ऐसे अभी क्यों, ये देखा गया कि कोविड-19 में फैटेलिटीज़ वहाँ कम हुई हैं उन देशों में जहाँ पे कि बीसीजी का इम्यूनाइजेशन होता है या हो रहा है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इंडिया। बिकॉज अगर आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे तो इंडिया और यूके, इटली के आंकड़ों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। बिकॉज वहाँ तो ये टीका कहीं ना कहीं हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है जी। तो ये टीका किसके लिए यूज़ होता है, ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक नामक बीमारी से लड़ने के लिए, और बच्चों में जो काली खांसी वगैरह होती है ना, वूपिंग कफ, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीएमआर के बारे में बताइए। आईसीएमआर वही बॉडी है जिसने कोविड प्रोटोकॉल के दौरान भारत में नोडल बॉडी बनी थी। जो कोविड जब हुआ था तो उस संभालने के लिए सबसे मेन बॉडी यही बनी थी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी, 1949 में इसको ये नाम दिया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आईसीएमआर। तो भारत में जो भी कोविड के चीज़ें चल रही हैं, कोविड को लेके जो भी नियम कानून बना रहे हैं, वो यही संस्था बनाती है। इसके डीजी हैं बलराम भार्गव, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, काम खत्म। क्वेश्चन आ गया ट्रूनेट के ऊपर। देखिए शानदार क्वेश्चन है यार, यहाँ से मैं क्वेश्चन को और लिंक करने जा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, ठीक है। एमकृति ऐप आप आई होप आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, बिकॉज ये पीडीएफ अल्टीमेटली आपको एमकृति मिलेगी। डेली बेसिस पे करंट अफेयर, डेली बेसिस पे क्विजेज वहाँ अपलोड हो रही हैं, उसका हिस्सा बनिए। टाइप कीजिए एमकृति या एम विद राकेश, प्ले स्टोर पर आपको दिखेगा। ट्रूनेट क्या होता है? ट्रूनेट टेस्ट होता है बच्चे एमडीआर टीबी के लिए, टीबी का टेस्ट पता करने के लिए। एमडीआर टीबी किसको बोलते हैं? एमडीआर टीबी बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। एक तो साधारण टीबी होता है, टीबी हो गया जी, लेकिन जब उस टीबी का हम सही से इलाज नहीं कराते हैं तो टीबी खराब हो जाती है, मतलब वो सीरियस हो जाता है, उससे दवाइयाँ काम करना शरीर पे बंद कर देती हैं। उस कंडीशन को एमडीआर टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब दवाई का असर नहीं हो रहा है। उसका पता करने के लिए ट्रूनेट टेस्ट होता है, ट्रूनेट टेस्ट होता है। एक मॉन्टेक्स टेस्ट भी होता है, वो भी ट्यूबरकुलोसिस पता करने के लिए होता है। एक एलिसा टेस्ट होता है, वो होता है एड्स के बारे में पता करने के लिए। और इसके अलावा कई टेस्ट जैसे कि सीटी स्कैन होता है, नॉर्मल हमारी इंटरनल बॉडी के फीचर्स को स्कैन करने के लिए। इसी प्रकार एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, जो कि हमारे शरीर के सूक्ष्म हिस्सों को स्कैन करने के लिए होता है। और उसके बाद जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है उसको मॉनिटर करने के लिए होता है। इसी के साथ एक स्कैन होता है पैट स्कैन। पैट स्कैन होता है जो कि खास तौर से बॉडी में जो कैंसरस जो सेल्स हैं उसको डिनोट करने के, डिकोड करने के लिए पता किया जाता है। तो ये टेस्ट वगैरह थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ कई सारे टेस्ट और होते हैं, जैसे कि ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ईसीजी हार्ट के लिए होता है। ईईजी ये ब्रेन के लिए होता है, ठीक है ना। इसके बाद इको ये हार्ट के लिए होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड लगा लो, ठीक है। इसके बाद एंजियोग्राफी पता है आप लोगों को, हार्ट के लिए होती है। एंजियोप्लास्टी हार्ट के लिए होती है। बाईपास सर्जरी हार्ट के लिए होती है, ठीक है। सब दिमाग में बैठा के रखिएगा। चलने दो इनकी फुल फॉर्म भी आती है। सीटी स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ईईजी पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ईईजी का कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेरे दिमाग से भी जस्ट स्किप हो गया, आंसर देख लूँगा तो याद आ जाएगा। खैर आगे चलते हैं। प्लाज्मा, ये थेरी लिखा हुआ है, ये थेरेपी होता है। प्लाज्मा थेरेपी ये बताते हैं कि प्लाज्मा जो कोविड की बीमारी में लड़ने के दौरान प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी काम किया गया था। इसमें जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है, जो स्वस्थ हो चुका है कोविड से, उसका प्लाज्मा शरीर से लेके निकाल के और पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है जो उसमें बीमार है, ताकि उसकी इम्यूनिटी वहाँ बन सके, है ना। प्लाज्मा हमारे रक्त का एक हिस्सा होता है जिसमें 90% पानी होता है उस प्लाज्मा में, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी उसमें होती है। तो प्लाज्मा देकर बहुत सारे कोविड पेशेंटों को ठीक भी किया गया है, ये है वो प्लाज्मा थ्योरी। तो कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों के शरीर में बने हुए एंटीबॉडी का प्रयोग करके कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करने का ट्रीटमेंट को प्लाज्मा थेरेपी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तांबे के लिए कुछ स्थान है, उसको जरा देख लीजिए। ये रहा तांबा मतलब कॉपर। चंद्रपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। हासन कहाँ है? कर्नाटक में। खम्मम कहाँ है? आंध्रा में। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। सारी जगह फेमस है तांबे के लिए। तांबे के लिए खेतड़ी बहुत फेमस है। देश का आधे से ज़्यादा तांबा आपको यहाँ मिलेगा, और इसीलिए यहाँ पे आपको एचसीएल कंपनी भी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जो कि अब बंद हो गई होगी शायद। तो बहुत ज़्यादा राजस्थान में काफ़ी बड़ी मात्रा में चांदी और तांबा आपको देखने को मिलता है। कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए कॉपर
की वायर्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? बच्चा लोग, यूरेनियम बहुत खतरनाक चीज़ है। खतरनाक मतलब विश्व में बहुत यूजफुल भी है, इससे न्यूक्लियर एनर्जी में काम आती है। यूरेनियम जिसका कि परमाणु क्रमांक है 92 और द्रव्यमान है 235, और ये दुनिया के मुख्य रूप से दुनिया में बहुत ही यूजफुल है ये, और बहुत कुछ ही देशों में है। ऑस्ट्रेलिया के पास है सबसे ज़्यादा, कनाडा और कजाकिस्तान, ठीक है। इसकी जो रिजर्व है, इंडिया में भी कुछ कुछ जगह मिल रहा है यार ये, तो आंध्र प्रदेश में कुडप्पा में खास तौर से मिल रहा है, फिर जादूगोड़ा झारखंड में, वहाँ इसके मिलने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, वहाँ भी देखा गया है ये, इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के भंडार की खोज जारी है। भारत में थोरियम का भंडार सबसे अधिक है, इवन दुनिया में सबसे अधिक है थोरियम, झारखंड में बहुत मिलता है, ठीक है। अब देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में ये यूरेनियम जो है वो ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होता है। ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए, मैं इस तरीके से आपको चीज़ें करा रहा हूँ कि जो बच्चा आप जीरो है ना, तो जीरो मान के मैं चला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसी स्पीड के साथ समय वेस्ट नहीं करना। आपको उन चैनलों को आपको मेरिट पे देखना होगा कि कहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है और कहाँ पे सिर्फ टाइम पास हो रहा है। सीरियसली, अगर आपसे सिर्फ आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, टाइम पास हो रहा है, ये जादू वो जादू, 150 में 140 आ रहा है, 142 आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं आएगा। चलिए, आपके हिस्से की मेहनत सिर्फ आप करोगे यार, ठीक है। चलिए, उद्धव ठाकरे कौन है? उद्धव ठाकरे के ऊपर क्वेश्चन लगातार 1 साल से बन रहे हैं। सिंपली क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ना, जिसको डिस्कस करते हैं। अभी मुंबई के सीएम हैं जो कि विधान परिषद से चुन के गए थे। ये क्वेश्चन उस समय थोड़ा सा न्यूज़ में बना था, अभी फिर वर्तमान में भी न्यूज़ में। यहाँ के भी होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख जी ने। वहाँ पर काफ़ी बड़े प्रकरण हुए हैं जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, तो वहाँ के संवैधानिक पदों को आप लोग को पता रखना होगा, कौन कौन किस किस पद पे ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट इसलिए है, बिकॉज वहाँ पे पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक, 1905, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1906 का, एक बात। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष, 2 बात। और स्वराज इसमें पास किया कि हमें स्वराज चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। स्वराज शब्द का सबसे पहले यूज बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, 1893 के आसपास। वो जेल भी गए थे 1893 में, पत्रकारिता के लिए जेल भी गए थे, ठीक है जी। गीता रहस्य भी इन्होंने लिखी थी, गणपति उत्सव भी इन्होंने मनाना शुरू किया था, इन्होंने ही महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एकता को बल देने के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। जो रीजनल पार्टी होती है बच्चा लोग, रीजनल पार्टी मतलब क्षेत्रीय दल। किसी भी दल को रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय दल कब कहा जाता है, बताइए। जब, सिंपली देख लेते हैं, जब ये किसी भी स्टेट में मान लीजिए चुनाव हो रहा है, जिस स्टेट की ये क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी मतलब क्षेत्रीय पार्टी, जैसे कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी ना, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, टीडीपी, तो वो कब उसको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिलेगा। 2 प्रकार की पार्टी होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी इसमें वर्तमान में देश में 8 हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रीय पार्टी की बात करते हैं। क्षेत्रीय पार्टी किसको टैग मिल सकता है, जिसने वहाँ पर मान लीजिए इलेक्शन होते किसी राज्य में, है ना, उस राज्य में उसने 6% सीटें जीत, 6% वोट मिल गए उसको, प्लस 2 सीट्स। एक तो ये कंडीशन है कि 2 सीट मिल जाए प्लस 6% वोट, है ना, विधानसभा में, तो उस राज्य में वो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। या लिखा हुआ है कि उस चुनाव में 3% सीट्स मिल जाए, उस विधानसभा की जितनी सीटें थी उसकी 3% सीट्स इन लोगों को मिल जाए, या 6% वोट, मान लीजिए लोकसभा चुनाव अगर हो रहा है तो उस राज्य में 6% वोट मिल जाए प्लस एक लोकसभा की सीट मिल जाए, तो भी उस राज्य के लिए क्षेत्रीय पार्टी हो गई। या टोटल लोकसभा चुनाव में कोई सीट ना मिले लेकिन 8% वोट मिल जाए, तो भी उस क्षेत्र में, उस राज्य में वो क्षेत्रीय पार्टी हो जाएगी। तो 4 कंडीशन है, 1, 2, 3 और एक और जो मैंने भी बताया था, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रीय पार्टियों के लिए, रीजनल पार्टी के लिए। कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनती है, नेशनल पार्टी कब बनती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। टीएमसी समय नेशनल है, एनपीपी नॉर्थ ईस्ट की पहली नेशनल पार्टी है, ठीक है ना, एनसीपी नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी, कांग्रेस नेशनल पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल पार्टी। टोटल नेशनल पार्टी इस समय 8, सीपीआईएम और सीपीआई एमएल, ठीक है, ये टोटल 8 पार्टी। तो इनको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा कैसे मिला है, तो इनका देखिए मैंने किया हुआ है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट प्लस 4 सीटें मिल जाएं अगर, तो पार्टी, हाँ, इस प्रकार से हो सकता है, 6% वोट
6% वोट 4 राज्यों में, 4 स्टेट में 6% वोट मिल जाए, ये उस कंडीशन में है जब उसने कोई सीट नहीं जीती है, ठीक है, या 6% वोट प्लस 4 सीट है, आई थिंक मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, प्लस 4 सीट्स जी। अगर 4 राज्यों में नहीं, उसने सिर्फ टोटल जितने लोकसभा में वोट पड़े उसका 6% वोट और 4 सीटें जीत ली हैं, तो भी उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। या जितनी लोकसभा की सीट है उसकी 2% सीट जीत ले, इसको तो हटाओ, 2% सीट जीत ले। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, बहुत ही ध्यान से, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही आराम से, चाहे तो इसको रिवाइंड करके भी आप सुन सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी को सेग्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके साथ एक और चीज़ है, अगर आप 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो भी आप नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है ना, वो 4 राज्यों में वो क्षेत्रीय पार्टी का टैग है उसके पास, इसीलिए वो नेशनल पार्टी काउंट होती है। समाजवादी पार्टी हट गई है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। अब ये क्या लिखो, नेशनल पार्क लिखे हुए हैं जी। नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, असम में है भाई, मानस नदी के पास, बहुत ही फेमस है, 1000 बार आया है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, फेमस है, नदी भी इस नाम से, यहीं से हिमालय बैंड होता है। अगस्त्य से मलाई यूनेस्को के द्वारा संरक्षित है, तो पूरा केरल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चारों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी में जो क्षमता के आधार पे रैंकिंग करनी है, न्यूक्लियर एनर्जी में सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन जनरेट करता है? सबसे ऊपर है यूएसए। सबसे ऊपर कौन है? यूएसए। ध्यान दीजिएगा, भारत अभी मात्र 2 से 3% जो है एनर्जी वो जनरेट करता है। टोटल एनर्जी भारत में जितनी है उसका सिर्फ 2 से 3% ही हम नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करते हैं, बिकॉज इंडिया को आसानी से यूरेनियम वगैरह नहीं मिलता है। देखिए, सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा है यूएसए के पास, फ्रांस के पास, जापान के पास और फिर रूस के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेपर में आया था, गांधीवादी इकोनॉमिक्स या अर्थव्यवस्था, गांधीवादी इकोनॉमी की संकल्पना की आधारशिला का मतलब थीम क्या है? गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रस्टशिप पे काम करती है। ये सीधे सीधे ऑप्शन था, एक पेपर मुझे याद है, मैंने खुद भी दिया था। ये गांधी जी की जो सोच थी कि जो कंपनियां हों उसमें जो मजदूर लोग हों वो भी, उनको भी शामिल किया जाए, एक मालिक और मजदूर का एक ट्रस्ट बने और वो सारे फैसले ले। इस व्यवस्था को बोलते हैं ट्रस्टशिप, है ना। मजदूर और मालिक मिलके, थोड़ा सा समाजवादी से मिलता जुलता है, मिलके उस संस्था को चलाएं। उद्यमी वर्ग द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को गरीबों के साथ मिलकर काम करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आगे लेके चलते हैं, इसमें से बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, देखिए अब क्योंकि परीक्षा थोड़ी पोस्टपोन हो गई, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सुपर टेट की तैयारी शुरू नहीं की थी और अभी भी करना चाहते हैं तो 7678668827 पे व्हाट्सएप पे हमारे चाहे तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वो अभी भी फिर से अवेलेबल कर दी गई हैं, ठीक है। 7678668827। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी है, या ट्राइब्यूनल बोल लेते हैं इसको, है ना, ये करेक्ट वर्ड है, ट्राइब्यूनल है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य फाइनेंस कमीशन, जिला पंचायत, जिला निर्वाचन अधिकारी, इनमें से कौन सी संस्था संवैधानिक ट्राइब्यूनल है? जल्दी से बताइए। आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। जो अधिकारी वाला पोर्शन है बस मेरे ख्याल से वही कटा है, बाकी सारे, हाँ सही बात है, बाकी सारे ये ट्राइब्यूनल है। बाकी जो निर्वाचन अधिकारी है वो अपने आप में ट्राइब्यूनल नहीं होगा, है ना, वो एक संवैधानिक अधिकारी है, लेकिन जो एक संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में वो नहीं है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है, ये तीनों जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलें, दिए गए राज्यों को निर्माण की तिथि के अनुसार लगाइए। हाँ, कि कौन सा राज्य पहले स्थापना हुई थी, किस राज्य की स्थापना बाद में हुई थी। जल्दी से इसको रटना पड़ेगा भाई, ये रहा फटाफट, इसको तो रटना ही पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, सिक्किम वाला पेपर में कई बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश के साथ स्टोरी भी है, भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तेलुगु भाषी लोग थे
जिनको अलग किया गया था। पहले मद्रास जो सेक्शन था तमिल तेलुगु दोनों आता था, अब वर्तमान का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश मिला के, तो जो अब तमिल भाषा के लोग थे वो तमिलनाडु हो गया और जो तेलुगु भाषा के लोग थे वो आंध्र प्रदेश हो गया। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। श्री पोट्टी रामल्लू ने आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने उपवास करके उनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद इस राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, सिक्किम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट को, हिमाचल पंजाब से टूट के बना था। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, भारत विश्व में निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन में रैंकिंग है भाई, किस किस क्षेत्र में रैंक 1 है। कितना सही क्वेश्चन है, किस किस चीज़ में हम रैंक 1 है, सारे यहीं रट लो। बाजरे में, बनाना, नींबू, आम, मैंगो बहुत है, मसाला, मलेशिया वगैरह भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग पे हैं, माइका, ठीक है, अदरक, पपीता, पोल्ट्री, मुर्गा वगैरह, मक्खन, जूट, दूध, इन सब में हम लोग रैंक 1 पे हैं। ये रैंक 1 है सारा, ये सारा रैंक 1 है। चावल में रैंक 2 है, गेहूं में रैंक शायद 3 है। इसको ध्यान देना होगा, बहुत ही शानदार तरीके से इसको लिखा गया यहाँ पे, है ना। निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। आप देखो किस किस चीज़ में इंडिया दूसरे नंबर पे है, वेरी गुड। अब देख लो इसको, आलू, लहसुन, चावल, सीमेंट, सिल्क मतलब रेशम, फल, सब्जियां, चाय, गेहूं में हम दूसरे नंबर पे हैं। चावल में भी शायद दूसरे नंबर पे हैं वर्तमान में चीन के बाद। आलू में दूसरे नंबर पे हैं। इंडिया के अंदर यूपी रैंक 1 है, ठीक है। चावल में इस समय यूपी रैंक 1 है, वैसे वेस्ट बंगाल रैंक 2 हो गया। वैसे कभी कभी वेस्ट बंगाल ऊपर हो जाता है, ठीक है। सब्जियों में वेस्ट बंगाल है रैंक 1 पे। चाय में असम, ठीक। तो गेहूं में उत्तर प्रदेश। अगर हम विश्व के में बात करें तो इन चीज़ों में दूसरे नंबर पे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, ये कुछ अभिलेख हैं कि किन अभिलेखों में किसके बारे में जिक्र किया गया है। नासिक के अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का जिक्र मिलेगा। हाथी गुम्फा के अभिलेख में खारवेल का, ये तो पेपर में खूब आया है, हाथी गुम्फा के अभिलेख में खारवेल का जिक्र किया गया है। भीतरी के अभिलेख में स्कंदगुप्त का जिक्र किया है कि जो गुप्तास पीरियड का फेमस लीडर शासक था। गिरनार में रुद्रामन का, बहुत ही फेमस है भाई, इन्होंने जो सुदर्शन झील वगैरह का निर्माण कराया था, इन सबके साक्ष्य मिलते हैं। और रिपेयरिंग कराई थी, जो सुदर्शन झील का जो निर्माण हो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, रिपेयरिंग कराई थी रुद्रामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई। अहोम विद्रोह, अहोम एक राजपूत जनजाति है असम की। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में 1828 के आसपास। कोल विद्रोह 1831 में झारखंड के आसपास। संथाल झारखंड के आसपास 1855-56। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति से जस्ट पहले। उसके बाद मोपला विद्रोह 1000 बार पूछा गया है। दक्षिण भारत में मैंने कई बार बताया, मालाबार तट केरला में कृषक मुसलमानों का विद्रोह, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखो आया था एक बार यार, मैंने शायद कहीं डिस्कस किया होगा। अब ये कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, बड़े बड़े इनिशिएटिव हैं, वो किस किस ने लिए थे। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1798 में, आपको याद होगा लॉर्ड वेलेस्ली, इसी ने टीपू सुल्तान की भी हत्या की थी। सहायक संधि की मैंने बताया था क्या होता है, जबरदस्ती छोटे राज्यों को अपना मित्र बना लेना, है ना, ये मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। विलय की नीति सबको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर वारिस नहीं होगा तो राज्य को हड़प लिया जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, रैयतवाड़ी, ठीक, रैयतवाड़ी, जिसमें कि अंग्रेज सीधे किसानों से ही टैक्स लेते थे। ये भारत के लगभग 50% हिस्से में यही सिस्टम चलता था, और थॉमस मुनरो को इसका श्रेय जाता है 1802 में, दक्षिण भारत में पहले शुरू हुआ था। फिर स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन थी, 1793 में बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में। इसमें किसानों और कंपनी के बीच में जमींदार दलाल के रूप में काम करते थे, और वही जो है वो टैक्स कलेक्ट करके देते थे। जो अंग्रेज जो थे सारी ज़मीन का हक जमींदारों को देते थे, और जमींदार किसानों से खेती करा के टैक्स वसूलते थे। स्थायी बंदोबस्त, सूर्यास्त का नियम इसी से रिलेटेड है। स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस, पंचायती राज, नगर निगम व्यवस्था शुरू किसने की? लॉर्ड रिपन ने, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भारत में। महालवाड़ी, ये भी बच्चे एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो कि पश्चिमी भारत में पनपा, पंजाब, महाराष्ट्र वगैरह के हिस्से में, और इसको शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी में
एक गांव का हेड बना दिया जाता था, गांव के मुखिया को, और वही वो उस गांव के किसानों से टैक्स वसूलता था और किसान और सरकार को या कंपनी को देता था। तो ये 3 तो थे सिस्टम लैंड रेवेन्यू के, ये भी ये ध्यान दीजिएगा। आई होप इससे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो कट जाएगी, जैसा पिछली वीडियो में हुआ था। नेक्स्ट वीडियो फटाफट लेकर आता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो हार्डली आप लोगों को 30 मिनट के आसपास मिलेगी, कंटेंट लाइव के 45 मिनट के बराबर होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।